हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्क्वायर जोन। आज हम लाइट चैप्टर का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम लेंसेज, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कवर करेंगे। तो अगले सेशन में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा और इसी हिसाब से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में। इस पार्ट में हम सबसे पहला जो टॉपिक करेंगे वो है लेंस। अब लेंस क्या होता है? जब हमने मिरर देखा था तो वहाँ पे हमारा एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ये जिसको हम कहते हैं अपर्चर। वहाँ पे हमारा एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या तो ये मिरर हो या तो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। पर यहाँ पे जब आती है बात लेंस की, तो यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। वहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस थे, यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे दो लेंसेज को कंबाइन, दो मिरर को कंबाइन किया गया, ये ऐसा। तो जाहिर सी बात है, जब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे तो मतलब ये दो स्फेयर से कटा होगा, एक ये ऐसा और एक इसका ये ऐसा। तो जब हमने देखा था एक स्फीयर का एक सेंटर होता है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है दो स्फीयर हैं तो दो सेंटर होंगे, एक इस स्फीयर का सेंटर और एक इस स्फीयर का सेंटर। तो यहाँ पे जो ये सेंटर होता है, इसको हम सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ना कह के 2F कहते हैं। जैसे रेडियस मिड पॉइंट ऑफ जो हमारा रेडियस था वही फोकस होता था, अगर वो F है तो ये 2F ही होगा। इस लॉजिक को लगा के हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं, ये इसको 2F1 कह देते हैं, क्योंकि इधर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आने वाला है, उसको हम 2F2 कह देंगे। इस लाइन को हम इसके मिड पॉइंट, वहाँ पे जो हमारा मिड पॉइंट होता था मिरर का, उसको हम पोल कहते थे, लेकिन यहाँ पे हम इसको ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, ये जो मिड में होता है। अब जो लाइन इसको, इन तीनों को जोड़ती है, वो हम जानते हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया 2F2, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे हम 2F1 कहेंगे इसको और 2F2 इसको, क्योंकि इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं, क्योंकि एक लेंस है। यहाँ पे ये फोकस 1 हो जाएगा और ये फोकस 2 कह लेते हैं इसको। अब ये हमारा है एक कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जितनी भी रेज होती हैं, जितनी भी रेज पैरेलल आती हैं, उनको कन्वर्ज कर देती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। वहाँ वहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव मिरर था, और यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप जब भी लेंस पढ़ रहे हैं या फिर मिरर पढ़ रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर हमेशा इक्वल होता है कॉन्वेक्स लेंस के, और वहीं कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इक्वल होता है कॉनकेव लेंस के। हम जितने भी रे डायग्राम इसके पढ़ेंगे वो सब इसके होते हैं, बस ये होता है कि वो अपोजिट साइड होते हैं और ये एक सेम साइड होता है। अभी मैं जब बताऊंगा तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। जितने भी रे डायग्राम इसके होते हैं वही इसके भी होते हैं, सेम रे डायग्राम, और जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है इमेज फॉर्मेशन की, वो सेम नेचर ऑफ इमेज इसका भी होता है, वही बात इसमें भी अप्लाई होती है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपर्चर एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। अपर्चर का ये मतलब होता है कोई भी मिरर, अभी अगर मिरर का अपर्चर की बात करें, तो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यहाँ पे तो रिफ्लेक्टिंग होता है ना, रिफ्रैक्टिंग तो होता नहीं है, क्योंकि रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्ट तो होती नहीं है। जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहाँ से रेज रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, उसे कहते हैं हम अपर्चर। अब ये हो गई मिरर की बात, और ये कॉनकेव मिरर की थी। और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में ये जो बल्जिंग आउट सरफेस है, ये हमारा अपर्चर होगा। अब अगर हम बात करें लेंस की, तो उसमें दो अपर्चर हो सकते हैं, एक ये साइड और एक ये साइड, क्योंकि दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं अपर्चर, क्योंकि रिफ्रैक्शन दोनों साइड से हो सकती है, यहाँ पे एक साइड से नहीं होती। वहाँ पे हम एक सरफेस को पॉलिश कर देते थे, इसलिए एक साइड से होती थी। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन 2 टाइम जब होती है, तो हम देख लेते हैं कैसी होती है।
कोई भी अगर रेज कॉन्वेक्स मिरर से जाती है तो ये कन्वर्जिंग मिरर है, तो ये रेस को कन्वर्ज करता है। अब एक बात और बताना ज़रूरी है जो कि है, जैसे मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ पहले। हाँ, जो ये आप जब कर्वेचर देख रहे हैं दोनों, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी रेज हम इस पर डालें कोई भी, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेज का होगा उसको अगर मैं 2F2 से ज्वाइन कर दूं तो वही इस सरफेस के लिए इसकी नॉर्मल हो जाएगी, ये 90 डिग्रीज हो जाएगी। इस सरफेस के लिए ये होगी और इस सरफेस के लिए ये होगी। ये मैंने यहाँ पे गलत बना दिया, एक बार और बना देता हूँ मैं। अगर मैंने ये रेज यहाँ पे इंसिडेंट कराई तो ये जो पार्ट है, ये जो कर्वेचर है वो इस सर्किल का पार्ट है। तो जो हम यहाँ से रेज बनाएंगे जो F2 से गुजरेगी ये उस सरफेस के लिए नॉर्मल हो जाएगी। अगर वही बात अगर हम इधर से लाइट रेज इंसर्ट करते या फिर सॉरी इंसिडेंट करते, तो जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको अगर हम इससे 2F2 इस वाले सर्किल के 2F से या फिर कर्वेचर से जॉइन करते तो इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल हो जाती है। ये बात जानना ज़रूरी है, आगे आपके काम आएगी जब हम रे डायग्राम्स को पढ़ेंगे। हाँ, तो कोई भी इमेज ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे और मिरर्स में भी सिर्फ दो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज चाहिए होती हैं। तीन हो यहाँ पे, तो तीन का हम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मिनिमम इमेज ऑब्टेन करने के लिए दो स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे काफ़ी हैं। तो मैं तीनों के रूल बता देता हूँ। अभी मैं कॉन्वेक्स के बता रहा हूँ और कॉनकेव के भी फिर से बताऊँगा, रूल सेम होते हैं लेकिन। अगर कोई भी रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो हमेशा फोकस से पास करेगी। अगर ये, मैं फिर से बोलता हूँ, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो हमेशा फोकस से पास करेगी। ये पास करा दी हमने। हाँ, इसका उल्टा भी सेम इक्वल है। अगर कोई भी रे फोकस से पास करेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, जैसे ये पैरेलल। अगर कोई ये दोनों के केसेस एक दूसरे के कन्वर्स हैं। जैसे कोई भी रे पैरेलल आई तो फोकस से पास की, और कोई भी रे फोकस से आई तो वो पैरेलल चली जाएगी। ये दो हो गए। और तीसरी मैं दूसरे में बना देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तीसरा जो यहाँ पे रूल है स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे का, तीन स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे होती हैं। पहला जो पैरेलल गई फोकस से पास की, दूसरी जो फोकस से गई पैरेलल हो गई उसका कन्वर्स, और तीसरी जो रे होती है, ये आप ध्यान दे रहे होंगे कि हमारा कॉनकेव मिरर बोल रहा हूँ मैं, मिरर के केसेस में भी हमने यही देखा था। कोई भी रे पैरेलल जाती है फोकस से पास करती है, कोई भी रे फोकस से जाती है पैरेलल पास करती है, पैरेलल के थ्रू जाती है। लेकिन तीसरा हमने जो वहाँ देखा था, जो सेंटर ऑफ कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो रिट्रेस कर लेती है पाथ। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ तीसरे केस में थोड़ा सा उल्टा है कि जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो स्ट्रेट निकल जाती है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो ज़ीरो होता है, तो एंगल ऑफ जब इंसिडेंट ज़ीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होगा, तो ये स्ट्रेट पास कर जाती है। जब दोनों ज़ीरो हैं तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये सीधे पास कर जाती है। इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रेट निकल जाती है। तीन इंसिडेंट रे, पहली
पैरेलल आई, फोकस से गई, फोकस से आई, पैरेलल गई, तीसरी ऑप्टिकल सेंटर पे आई तो सीधे निकल जाएगी। वहीं अगर मिरर की तीन रेस के बारे में बात करें तो पैरेलल आई, फोकस से गई, फोकस से आई, पैरेलल गई, और जो तीसरी वहाँ पे थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती थी और वो अपने पास को रिट्रेस कर लेती थी, वापस चली जाती थी, लेकिन यहाँ पे सीधे चली जा रही है। तो आई होप तीनों केसेस समझ में आ गए होंगे। और फिर से मैं यहाँ पे कॉनकेव के भी बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। रूल वही सेम है, इसका भी यही ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1। रूल यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा कि कोई भी रे पैरेलल आई तो वो फोकस से पास करेगी, लेकिन यहाँ पे ये होता है एक डाइवर्जिंग लेंस जो रेस को डाइवर्ज कर देता है। तो इसका जो प्राइमरी फोकस होता है, मतलब मेन जो फोकस होता है, वो हमेशा ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। मतलब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो सेम साइड वाला फोकस भी होगा। अगर हमने इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है तो ये वाला फोकस आएगा। जो प्राइमरी जो हमारा फोकस इस लेंस का होता है, जिस साइड हम ऑब्जेक्ट रखेंगे उसी साइड का होगा। जैसे हमने अगर इधर ऑब्जेक्ट रखा है और रेज यहाँ से डालने तो यहाँ से रे गई और ये यहाँ से क्यों रिफ्रैक्ट हो रही है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये डाइवर्ज हो रहा है क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, रेस को डाइवर्ज कर रहा है, फैला दे रहा है, दूर दूर स्कैटर कर दे रहा है। और वो कन्वर्जिंग लेंस था, वो कन्वर्ज कर दे रहा है एक पॉइंट पे। अब यहाँ पे जो डाइवर्ज हो गया, आप बोलेंगे कि ये तो फोकस से पास नहीं हुई। यहाँ पे हम इसको रिट्रेस करेंगे पाथ इसका, तो ये हम इसको वर्चुअल फोकस मानते हैं या फिर इमेजिनरी फोकस कहते हैं। यहाँ पे जो रे गई उसको हम प्रोजेक्ट बैक करके वर्चुअल फोकस ये मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस हमारा ये होता है। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे वही सेम रूल, अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करें तो सेम सीधे चली जाती है। और तीसरा जो था कि फोकस से पास करेंगे तो वो जाएगी पैरेलल। मैं इसको फिर से बना देता हूँ फोकस वाला। एक मिनट। ये हो गई, हमने फोकस से पास कराया और ये पैरेलल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं तो हम जानेंगे कि रे इमेज कैसे फॉर्म होती हैं। अगर हमने कोई रे पैरेलल भेजी, अब आप ये भी एज्यूम क्या, ये तो सच बात है कि अगर आपने जो ग्लास स्लैब देखा था तो आप वहाँ पे क्या देखते थे कि ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पे रेज आई, वो रिफ्रैक्ट हुई, फिर इससे पे आई, इमर्ज आउट हो गई। यहाँ पे भी आप यही एज्यूम क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे भी एक ग्लास स्लैब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, यहाँ पे भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। तो इसको भी हम यहाँ पे भी वो सेम फिनोमेना लगाएंगे। यहाँ पे हम अगर इस पे नॉर्मल बनाएंगे तो आपको याद होगा, नॉर्मल इससे ज्वाइन कर देंगे बस कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट को, तो हमारी नॉर्मल बन जाएगी। ये बन गई नॉर्मल। अब आपको याद होगा कि रेयर मीडियम से डेंसर, ये क्योंकि ग्लास का प्रिज्म होता है तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो लाइट अवे बेंड करेगी, टूवर्ड्स बेंड करेगी, सॉरी गलत बोल रहा हूँ। ये होता है इसका ओरिजिनल पाथ। अब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी तो ये इस तरफ जाएगी, तो ये यहाँ पे फिर ये इंसिडेंट करेगी। आपने देखा ये आई। अब मैं सीधे उसको बना दे रहा हूँ क्योंकि फिर से वो बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगा। ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड की थी क्योंकि ऐसे नॉर्मल था, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड की, तो यहाँ पे आई। अब फिर से यहाँ पे
अब इस पे अगर हम ये जो हमारा ये सरफेस है, अगर इसका हम सेंटर देखेंगे तो इस साइड होता है, तो इसके लिए हम जो नॉर्मल बनाएंगे वो इससे ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने नॉर्मल बना दी, ये नॉर्मल। अब ये ओरिजिनल पाथ इसका ये था, ये रे ऐसे जा रही थी। अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाके सीधे फोकस पे आ जाती है। ये होता है फिनोमेना कि कन्वर्ज क्यों होती है। आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक और बार ब्रॉडर वे से एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। क्या बन रहा है? ये रे आई और ये इसका ओरिजिनल पाथ था। यहाँ पे हमारी नॉर्मल थी। ये ये रेयर से डेंसर मीडियम आ रही, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, मतलब नॉर्मल ये है तो इसकी तरफ बेंड करेगी, तो ये रे ऐसे आएगी। अब यहाँ पे ये सरफेस का सेंटर ये है, तो इससे हम नॉर्मल बनाएंगे तो उसके कर्वेचर से पास करेगी या 2F1 से पास करेगी। तो इसके लिए नॉर्मल हो गई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसके लिए नॉर्मल होगी ये। अब यहाँ पे इसका ओरिजिनल पाथ था ये, लेकिन ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, क्योंकि ये डेंसर से रेयर और मीडियम में जा रही है, मतलब बहुत ही ऑप्टिकली डेंस से फ्री मीडियम में जा रही है, जहाँ पे बहुत कम डेंसिटी है ऑप्टिकली। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये ऐसे जाती है और यहाँ पे होता है हमारा फोकस। ये हो गई बात हमारी कॉन्वेक्स मिरर की। वहीं अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि इसके दो कर्वेचर होंगे या फिर दो स्फेयर होंगे। यहाँ पे हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, इस सेंटर का 2F1 F1 F2 2F2। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने F2 या F2 या F1 क्यों लिखा है, क्योंकि एक सर्किल का ये सेंटर ये है। यहाँ पे हमने इसका फोकस 1 माना है, क्योंकि दो दो स्फेयर है तो दो फोकस हो जाएंगे। लेकिन प्राइमरी फोकस वो होता है जिस साइड हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है तो हमारा इसी साइड पे इमेज बनेगी और यही प्राइमरी फोकस होगा। अगर हमने ऑब्जेक्ट ये इधर रखा है तो यही हमारा फोकस होगा, यही प्राइमरी फोकस होगा, यहीं पे इमेज बनेगी। ठीक है, तो मैं इस स्फेयर को मिटा देता हूँ। अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और यहाँ से मैंने पैरेलल रेज इंसिडेंट कराई, तो इधर के लिए तो जिस तरफ का सरफेस उसी तरफ के 2F2 से ज्वाइन करके नॉर्मल बनाना है हमें, ये तो पता ही है। इधर इस बार इधर वाला सरफेस जो है वो इसी तरफ है, तो हमने ये नॉर्मल बनाई। अब ये डेंसर की तरफ जा रहा है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, मतलब इस साइड। तो ये यहाँ पे कहीं स्ट्राइक करेगा। अब यहाँ पे ये अवे ये यहाँ पे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ की नॉर्मल हम कैसे बनाएंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इधर वाले इससे जोड़ देंगे। ये हो गई नॉर्मल, ये होना था इसका ओरिजिनल पाथ, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये नॉर्मल है उसके अवे जाएगी, मतलब ये रे टूवर्ड्स नॉर्मल जाने की तरफ बजाय अवे नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हो जाएगा इसका ओरिजिनल पाथ। इसलिए होता है ये डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये स्कैटर कर देता है लाइट को। आई होप समझ में आ गया होगा। अब सारे केसेस देख लेते हैं हम रे डायग्राम्स के। हम दो केसेस को एक साथ लेके चलेंगे, जैसा हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में लिया था। अब हम पहली बात कॉन्वेक्स मिरर की करने जा रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की, सॉरी।
नेचर में आपको बताता चलूँगा, मैं लिखूँगा नहीं, और आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि नेचर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका भी नेचर सेम है कॉनकेव मिरर के, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर के इक्वल है और कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस के इक्वल है। तो यहाँ पे उसके सारे रे डायग्राम्स और जो भी नेचर है वो भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पे आप अगर आप जब मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज़, तो आप कॉनकेव मिरर के केसेस को ध्यान में रखिएगा। जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वहाँ से जब रेज आती हैं तो पैरेलल ही हो जाती हैं, तो ये सारी रेज को कन्वर्स कर देता है फोकस पे। मैंने बताया था एक इमेज ऑब्टेन करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम 2 रेज की नीड होती है, तो 2 रेज हम कोई भी बना सकते हैं। ये आ गई 2 रेज, यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे हमारा इमेज आ गया। तो ये हो गया हमारा पहला केस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी। वहीं इसका उल्टा जो हम ले, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। वो भी मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, लेकिन दोनों केसेस आप याद करते चलिएगा। फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी। यही सेम कॉनकेव मिरर का केस भी था, आप याद करें तो। ये मैंने फोकस से भेजी इमेज, और आपको पता है कि स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे जब फोकस से जाता है तो पैरेलल चली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर दूसरी इमेज में दूसरी लाइन में भेजूँ तो मैं नीचे की तरफ भेज रहा हूँ, ये हो गई। ये अब ये दोनों ऐसा लग रहा है कि कहीं मीट नहीं करेंगी, लेकिन हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगे, इसलिए इन्फिनिटी पे इमेज बन जाएगी। तो फोकस पे अगर वो ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी। ये 2 केसेस आपको याद हो गए होंगे। अब अगले केस की तरफ पढ़ते हैं। अगला केस है कि अभी हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, अब थोड़ा सा और पास लेंगे तो बियॉन्ड 2f1 होगा। जब बियॉन्ड 2f1 होगा ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे आप याद करिए बिटवीन सी एंड एफ, या फिर 2f1 f2 और f2 के बीच में बनेगी इमेज, क्योंकि वहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ बनती थी। बियॉन्ड सी रखते तो बिटवीन सी एंड एफ बनती थी, अब यहाँ पे बियॉन्ड 2f1 रखें तो इमेज तो इस तरफ बनेगी ना, तो बिटवीन f2 एंड f2 पे बनेगी। ये मैंने ये डाली इमेज ये, और दूसरी जब भी फोकस से पास करेगी तो ये पैरेलल हो जाएगी, आपको पता है। तो ये मैं रफ हैंडेड बना रहा हूँ, लेकिन ये समवेयर यहाँ पे कहीं पे इसके बीच में ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये सारी इमेज आप देख रहे हैं रियल एंड इन्वर्टेड है, सिर्फ आखिरी के केस में मैंने ये भी बताया था कॉनकेव मिरर के आखिरी के केस में जो फोकस और पोल के बीच में था, वहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बनती है और अलग मतलब सेम सेम वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। यहाँ पे भी आखिरी केस में कुछ वैसा ही होने वाला है, आप देखते चलिए बस। ये मैंने 2f1 के पीछे रखी तो बिटवीन 2f2 एंड 2f2 के बीच में बनी। अब वहीं इसका उल्टा केस रखेंगे बिटवीन 2f1 और f1 के, तो बियॉन्ड 2f बनेगी, आप देखिएगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हमें पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, फिर हमने यहाँ पे रखा। अब जब यहाँ पे रखा था बियॉन्ड 2f, तो इन दोनों के भी बीच में बनी थी। अब इन दोनों के बीच में रखेंगे तो इसके बियॉन्ड बनेगी यहाँ पे। अभी मैंने 2f पे नहीं रखा है, मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, क्योंकि मैं 2 इक्वल केसेस को साथ अपोजिट केसेस को साथ में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सॉरी, ये मैंने डाली एक फोकस पे, और दूसरी जब हम फोकस से पास कराएंगे तो ये जाके मीट करेगी। ये देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे आई है बियॉन्ड 2f2। जब यहाँ पे थी तो इन दोनों के बीच में, जब इन दोनों के बीच में है तो यहाँ पे इसके पीछे। ये हो गया हमारा 4 केस। पहला मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहला अगर फोकस पे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी, ये दोनों आपको याद हो गए होंगे। और तीसरा है
कि जब बियॉन्ड टू एफ वन रहेगी तो बिटवीन टू एफ टू एंड टू एफ टू पे बनेगी, और बिटवीन टू एफ वन और एफ वन के बीच में तो बियॉन्ड टू एफ टू बनेगी। ये हो गए 4 केस। अब हमारा 5वां केस ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखेंगे, तो ये आपको याद आ रहा होगा जब हम ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर में कर्वेचर पे रखते थे तो कर्वेचर पे ही इमेज बनती थी। यहाँ पे भी वही केस है। यहाँ पे अगर हम ये ऐसे स्ट्राइक करेंगे और ये सॉरी ये फोकस से जा रही है तो ये पैरेलल जाएगी, तो ये 2f2 पे ही बनेगी। यहाँ 2f1 पे है तो 2f2 पे बनेगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ही केस था, जैसे आपको याद होगा कि अगर कर्वेचर पे है तो कर्वेचर पे ही बनेगी इमेज और सेम साइज की बनेगी। और 5 केसेस हमारे हो गए हैं। अब 6वां केस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। 6वें केस में आपको तीनों रेस से समझा दूंगा वो डायग्राम। देखिए पहली जो हमारी थी कि अगर फोकस से पास करेगी तो पैरेलल चली जाएगी, ये हो गई पैरेलल। और ये था कि अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास करेगी, तो ये भी हमने कर लिया। ठीक है, अब एक मिनट, ये भी हो गया। और तीसरी रे थी जो सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, वो सीधी चली जाएगी। अब एक मिनट, अब हमने एक बात देखी थी पहले वाले में कि अगर दो रेज पैरेलल जा रही हैं तो हमने उनको इन्फिनिटी पे एज्यूम किया था कि इमेज बन जाएगी। लेकिन अगर कोई रे इस तरफ जा रही है, कोई रे इस तरफ जा रही है, तो क्या ये फ्यूचर में कभी मिल पाएंगी? ये इस तरफ जाएगी और ये इस तरफ, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये फ्यूचर में मिलेंगी। लेकिन अगर दो पैरेलल रे हैं तो हम उसको एज्यूम कर सकते हैं कि आगे जाके वो मिलेगी, क्योंकि अगर दो पैरेलल रेज हैं और कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, उसकी आंखों पे तो दोनों रेस पड़ेंगी ना, तो वो तो बन सकती है इमेज वहाँ पे। इसलिए ये दोनों रेस जो आप देख रहे हैं ये कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये अलग पाथ पे जा रही है और ये अलग पाथ पे जा रही है, तो ये रियली मीट नहीं होंगी, और ये तो मीट हो नहीं रही है यहाँ पे। तो हम इन तीनों रेस को प्रोजेक्ट करेंगे बैक, जब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हो हमारा बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो तीनों को अगर प्रोजेक्ट बैक करेंगे तो कहीं हमें यहाँ पे इमेज मिलेगी जो कि होगी वर्चुअल इरेक्ट। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। 6 केसेस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, जब इन्फिनिटी पे रखा होगा तो फोकस पे बनेगी। ये 2 केसेस आपके हो गए। फिर जो अगले 2 केसेस थे, बियॉन्ड 2f1 रखा होगा तो बिटवीन f2 एंड 2f2 बनेगी, और बिटवीन 2f1 f1 रखा है तो बियॉन्ड 2f2 बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f पे ही रखा है तो इमेज 2f पे ही बनेगी। ये हो गए हमारे 5 केसेस। अब 6वां केसेस जो सबसे यूनिक है और कॉन्केव मिरर में भी वो यूनिक था, वो था कि फोकस और पोल के बीच में वहाँ पे रखते थे तो सेम साइड अपोजिट साइड में वर्चुअल इमेज बनती थी। यहाँ पे भी एक केस जो अलग है सबसे, वो ये है कि वहाँ पे जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज जब ऑब्जेक्ट रखते थे हम, तो वो रियली कहीं पे मीट नहीं कर रही थी रेज। जब अगर कोई भी हमें रियल इमेज चाहिए तो वहाँ पे रियली मीट करनी चाहिए रेज, लेकिन यहाँ पे कोई भी रियली मीट नहीं कर रही थी इमेज, तो हमने उनको प्रोजेक्ट बैक करके वहाँ पे इमेज बना दी पीछे। तो आप सबके नेचर याद कर लीजिए। नेचर याद करने की कोई चीज़ नहीं है इसमें, बस ध्यान से सुनते जाइए। जो सबसे पहला हमने इन्फिनिटी पे रखा था, तो कॉन्केव मिरर का भी याद होगा आपको, जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हाईली डिमिनिश्ड, एकदम छोटा ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। अब उसके आगे लाएंगे तो डिमिनिश्ड होगा, उसके आगे लाएंगे तो 2f1 पे हो जाएगा तो इक्वल साइज होगा, उसके आगे लाएंगे तो इनलार्ज, उसके आगे लाएंगे तो हाईली इनलार्ज, और उसके आगे लाएंगे तो इनलार्ज। बस आपको ये याद रखना है कि छोटे से साइज बड़ी हो जाएगी इमेज की। ये हो गया साइज की बात। नेचर की बात कर लेते हैं। ये भी नेचर ही था, और जो और पॉइंट लिख सकते हैं आप नेचर में। पहले तो साइज़ की बात कर लेंगे आप इन्फिनिटी पे, कि मैं बना देता हूँ थोड़ा सा। इन्फिनिटी बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1, एट 2f, बिटवीन 2f, बिटवीन
F/F1 और फिर क्या हो गया हमारा, एट हो गया 1 2 3 और एट फोकस और बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे हमारी जो इमेज बनेगी वो पॉइंट साइड हाईली डिमिनिश्ड, HD हाईली डिमिनिश्ड, और ये बियॉन्ड 2f1 ये डिमिनिश्ड बनेगी क्योंकि एक आगे लाए, जैसे ही हम इमेज को आगे लाएंगे उसकी साइज बढ़ती जाएगी, ये याद रखिए बस। 2f पे लाए तो इक्वल साइज हो गई, बिटवीन 2f लाए तो इनलार्ज हो गई, और एट फोकस तो हाईली इनलार्ज, और बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर तो ये इनलार्ज बनती है। ये देखिए, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, 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 ये हो गई आपकी साइज़ की बात। अगर वहीं पे हम इमेज के और नेचर के बारे में बात करें तो इन्फिनिटी से लेके फोकस तक सारे, ये केस अलग है होता है हमारा दोनों में। तो इन्फिनिटी से लेके फोकस जितने केसेस हैं उन सब में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, क्योंकि वहाँ पे रेज रियली मीट कर रही थी, लेकिन आखिरी केस में रियली मीट नहीं कर रही थी, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड बन गई। आखिरी में वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बस ये केसेस आपको समझने थे। ये हो गए हमारी कॉन्वेक्स लेंस की बात। अब हम आएंगे कॉनकेव लेंस पे। कॉनकेव लेंस का दो ही रे डायग्राम है और वो भी बहुत आसान है। ये मैंने बना दिया ऑप्टिकल सेंटर F1 2f1 F2 2f2। यहाँ पे हमारी जो बात हुई थी कि कोई भी रे फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है। कौन सा पैरेलल है, फोकस से जाती है तो पैरेलल, ये पैरेलल होगी। और दूसरी हमारी बात हुई थी कि कोई भी रे जैसे देखिए, आपको मैं बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे अगर दूसरी रे हम लाएंगे, एक मिनट में इसको अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ, इसके लिए बहुत थोड़ा सा बड़ा डायग्राम चाहिए वरना समझ नहीं पाएंगे। ये हो गया। अब आप जानते हैं कि कोई भी रे इसमें आती है तो ये फोकस से पास करती है, लेकिन हमने ये भी देखा था कि ये रेस डाइवर्ज हो जाती हैं इसकी, तो ये हो गई डाइवर्ज। और हमने ये भी बात की थी इसका फोकस, ये फोकस से कैसे पास करी है, क्योंकि हमने इसको प्रोजेक्ट बैक किया था, तो ये फोकस से आई। और दो रेस चाहिए हमें मीट कराने के लिए, तो ये हो गई ये, और इसको भी हम प्रोजेक्ट बैक करेंगे तो ये फोकस पे आएगी। ऐसे हमारा केस होता है 1। केस नंबर 1 है कि दो रेस जब पैरेलल आती हैं और डाइवर्ज होकर फोकस पे मिलती हैं, जो रेस पैरेलल आएंगी वो फोकस में मिलेंगी। ये सिंपली इसका पहला केस है। दूसरा केस की अगर बात करें तो दूसरा केस ये कहता है कि हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के कहीं पे भी बीच में रखें, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखें, फोकस और पोल के बीच में नहीं, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखें तो उसकी इमेज हमेशा अगर ऑब्जेक्ट आपने इस साइड रखा है तो हमेशा सेम साइड पे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में ही बनेगा। चाहे आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं पे भी रखें, जो भी इमेज होगी यहाँ से लेके यहाँ इसके बीच में ही बनेगी। ये होता है हमारा दूसरा केस जो कि फाइनल था। इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है और छोटी बनती है डिमिनिश्ड, VED वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड वेद। ये होगा हमारा कॉनकेव लेंस कंप्लीट। ये बहुत ही छोटा सा था। अब आगे बढ़ेंगे तो हम समझाने की कोशिश करेंगे क्रिटिकल एंगल। अब ये चीज़ बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने ये बनाया, ये एयर है रेयर मीडियम और ये ग्लास है डेंस मीडियम। एक मिनट, इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ।
ये एयर है, ये ग्लास है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे बनाया। हाँ, तो एक आप बात सुन लीजिए पहले, जो कि बहुत ज़रूरी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। हाँ, क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ही आता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि जो हमारी लाइट रे इंसिडेंट करे वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए, डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए हमारी इंसिडेंट रे। जो भी हमारी इंसिडेंट रो होनी चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए वो डेंसर से रेयरर की रेडियल मीडियम की तरफ जानी चाहिए। तो हम उसको करते हैं। ये हमने अपनी इंसिडेंट कराई रे, ये बन गया नॉर्मल, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमने इंसिडेंट कराई। अब डेंसर से रेयर जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, क्योंकि इसका ओरिजिनल पाथ ऐसा कुछ होता। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है तो इस तरफ शिफ्ट होगी, तो ये ऐसे गई। दूसरा अगर यहीं पे केस बनाया, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा। अगर यहाँ पे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, ये हो गई नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो गया, तो रिफ्रैक्शन इतना होगा। थोड़ा सा और कर देते हैं, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। अब आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि आपके दिमाग में एक बार ये स्ट्राइक कर रहा होगा कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी तो होना चाहिए जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, या फिर 90 डिग्री मतलब कि ये पूरी लाइन जो है ये इस पे ग्रेस करे, जो बॉडी ये सरफेस है ये उसके ऊपर आ जाए, ये 90 डिग्री हो जाए। तो उसी एंगल को कहते हैं हम क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। जैसे मैं आपको बना के एक दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये ग्लास है, ग्लास, इसका शायद मेरे ख्याल से जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है। क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए 42 डिग्री है। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, तो इसको कहेंगे हम क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट मीडियम। अगर ग्लास का क्रिटिकल एंगल कुछ अलग होगा और केरोसिन का क्रिटिकल एंगल कुछ अलग होगा, वाटर का क्रिटिकल एंगल कुछ अलग होगा। ये होता है हमारा क्रिटिकल एंगल। अब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है ये समझते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन वो फिनोमेना होता है जो, मान लो ये ग्लास मीडियम है और ये एयर है, जो एंगल उसके क्रिटिकल एंगल, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो। मान लो ये ग्लास का 42 डिग्री है तो मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया 46। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये 42 डिग्री पे आप को पता होगा कि 42 डिग्री पे ये 90 डिग्री बनाता है। अब 46 कर दिया तो ये भी तो बढ़ेगा, तो ये पानी के अंदर आ जाएगा, ये लाइन पानी के अंदर आ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ती जा रही है। और ये जब हमें पता है 42 डिग्री पे ये 90 होता है, अब 46 डिग्री कर दिया तो ये तो और इधर आ जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे इस फिनोमेना में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं, सॉरी, रिफ्लेक्शन हो जाता है। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एंगल आर हो जाएगा 46, ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। यहाँ पे जो लाइट मैंने बताई थी, लाइट रेज बहुत जगह एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो कम लाइट रे बीम आती है, लेकिन इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में 99.9 या फिर आप कह लीजिए 100% रेज विजिबल होती है, हमें कोई भी लाइट का लॉस नहीं होता है। ये होगा हमारे बात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको क्लियर करने के लिए। मान लीजिए ग्लास है, ग्लास का होता है 42 डिग्री, लेकिन मैंने अभी 42 नहीं बनाया, ये 40 बनाया है। ये मैंने बना दिया, लेकिन अब 42, ये हो गई 90 डिग्री। अब इसके जगह मैं बनाने वाला हूँ 46।
तो अब ये पानी के अंदर आ रही है, आप ये देख रहे होंगे, ये रे पहले 40 पे ऐसी थी, फिर ये ऐसी हुई, अब इसके बाद जब आगे आएगी तो ये ग्लास के अंदर आ जाएगी। सॉरी ग्लास होगा, वो मैं बहुत देर से पानी बोला था, सॉरी, ये ग्लास होगा, तो ये भी एंगल 46 हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आ जाएगा। तो आई होप मैं आप ये सब समझ पाए होंगे। और अगले हम अपने पार्ट में सारे क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू टाइप या फिर और एमसीक्यू टाइप, और 2-3 न्यूमेरिकल भी करेंगे। और मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा 4th पार्ट में। और थैंक यू, ये पार्ट ख़त्म हो गया है।